माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने हूँ। वेरी फंडामेंटल एंड वेरी बेसिक ऑफ फिजिक्स। यहीं से तो सही मायने में फिजिक्स की स्टार्ट ही होती है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और उस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में भी मैं आपके पास फर्स्ट लॉज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जैसा कि बोर्ड पर आपको लिखा हुआ भी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल कहता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस स्टेज में हो सकता है? या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो ये मोशन में हो सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और अगर वो मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास तीन स्टेट्स हो गए मोशन के। कौन कौन हो गए? स्टेट ऑफ रेस्ट, जैसे एक बुक है टेबल पर रखा हुआ है, वो कौन सा स्टेट है? बुक इज एट रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन, वो रुके हुए स्थिर मोशंस में आता है, रुके हुए स्टेज में आता है। दूसरा है कि अगर एक कार रोड पर चल रहा है और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट मोशंस में से चल रहा है। मतलब उसके पास कौन सा रेस्ट हो गया, कौन सा स्टेट हो गया? मोशन का स्टेट हो गया। मतलब उसके पास स्टेटस ऑफ मोशंस हो गया। एक के पास था स्टेटस ऑफ रेस्ट था, दूसरे के पास हो गया स्टेटस ऑफ मोशन हो गया। और तीसरा स्टेट हम लोग कहते हैं डायरेक्शन का। अगर उसके डायरेक्शन यूनिफॉर्म मतलब यूनिक डायरेक्शन में ही जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे उसकी स्टेटस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? इसे समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोशन। स्टेटस ऑफ मोशन ये समझना अति आवश्यक है। अब स्टेटस ऑफ मोशन तीन तरह के हो सकते हैं। वेरी वेल, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। स्टेटस ऑफ रेस्ट, रुके हुए की अवस्था, बहुत आसानी से समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, दिस इज द टेबल है और उस टेबल पर एक बुक रखा हुआ है। वो किस स्टेटस है इसका? मोशंस का, रुके हुए का मोशन, स्टेटस ऑफ रेस्ट। दूसरा आता है स्टेटस ऑफ मोशन, मतलब कोई अगर कार है और वह वेलोसिटी सेम चल रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे हम लोग स्टेटस ऑफ मोशन कह सकते हैं। इसी का एक और भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है स्टेटस ऑफ डायरेक्शन। दैट इज नो चेंज इन ए डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तीन तरह के हो गए, जैसे कोई एक खास दिशा में ही चल रहा हो, सेम डायरेक्शन। अब कहता है कि इस तीनों में से अगर कोई चीज भी परिवर्तन होगा, जैसे रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए या मोशन से और ज़्यादा मोशन में चला जाए या मोशन से कम में चला जाए या फिर डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए, इन सभी चीज़ों में एक एक्सटर्नल एजेंसी और एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो यहीं पर लॉज ऑफ मोशन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या कहता है? ए, फोर्स इज नीडेड टू चेंज एनी ऑफ इट्स स्टेटस, एनी ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ मोशन। एक्सप्लेनेशन कैसे मैं आपको समझाऊं? सपोज कीजिए ये बुक है और ये टेबल है रेस्ट पर। अगर ये रेस्ट पर है अभी, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसे आप अगर रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं कि इट मूव करे, ये मूव करे, तो इसके लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होगी। दिस फोर्स F इज नीडेड टू चेंज
स्टेटस ऑफ रेस्ट। यही कहता है ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज एनी ऑफ इट्स स्टेटस ऑफ मोशन कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो आपने देखा ये रेस्ट में था, अगर इसको मोशन में लाना है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट से हम मोशन में ले आए, दैट इज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन ए फोर्स इज नीडेड। दूसरा क्या है कि अगर ये मोशन में है, लेट अस सपोज इट इज ए मोशन, और इसे रेस्ट में लाना है, तो अगेन इसे एक फोर्स की जरूरत होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी, और ये रेस्ट में आ सकता है। या कोई अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 है और बाद में इसे v2 लाते हैं सच दैट v2 इज ए ग्रेटर देन v1, तो भी इसमें एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अगेन फोर्स इज नीडेड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और देखें कि अगर कोई सर्कुलर में घूम रहे हैं, सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहे हैं विथ अ कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, लेकिन क्या स्पीड कांस्टेंट है तो क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन, मतलब आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ए फोर्स इज नीडेड, ऑल्दो वी सेम है, सबका स्पीड सेम है, फिर भी एक फोर्स की जरूरत होगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब तक में तो आपको स्पष्ट हो गया क्या कहता है, ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज एनी ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको हम और सरल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। नेक्स्ट, देखिए इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है निगेटिव टाइप से स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव वे में। क्या कहता है, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स acts on body, then its status of motion remain constant. Its status of motion remains constant. For example, rest remain rest, uniform motion remain uniform, direction no change। मतलब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू 0, तो इसकी मतलब है इतने चीज होते हैं। दूसरी बात तो ये हो गया कि एफ नेट अगर 0 होते हैं तो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी 0 होते हैं। और जब एक्सीलरेशन 0 होते हैं तब क्या होता है, वेलोसिटी, दिस इज ए कांस्टेंट। तो ये तीनों के तीनों स्वतः संज्ञान लेता हुआ कि अगर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग यहां पर, तो कहता है बॉडी देन ए बॉडी नो ऑन ए बॉडी देन इट्स स्टेटस ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। अब तक में आपने काफी समझ गया, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन। इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मेंटेन्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा इक्विलिब्रियम का, या डायनेमिक कंडीशन पर, दैट इज आइदर स्टैटिक
और डायनामिक कंडीशन। यहां पर हम इसे और भी थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि एफ नेट जीरो का मतलब क्या होता है। फोर्स अलोंग ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन मस्ट एक्सक्लूसिवली बी जीरो, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो होगा। दूसरे शब्दों में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई भी जीरो होगा। तीसरे शब्दों में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड डायरेक्शन भी जीरो होगा। देन इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। हाँ, ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर नो लीनियर इक्विलिब्रियम लॉस। मतलब लीनियर डायरेक्शन। इसके इतने सब के बावजूद भी समेसन एक्स हो जाए, समेसन वाई हो जाए, समेसन जेड हो जाए, फिर भी एक आपके पास और भी चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज टॉर्क नेट भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। दिस इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मेरा कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में जब आप जाएंगे तो वहां पर दो तरह के इक्विलिब्रियम आपको लेना पड़ता है, लीनियर इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें विशेष नहीं जाना है। लीजिए, लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन 20 kg, ये ब्लॉक ए ले लीजिए। कंसीडर दिस टू बी ए ब्लॉक ए एंड दिस इज द ब्लॉक बी। इसमें क्या निकालना? फाइंड रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। आपको निकालना है। क्या करेंगे? मैं आपको एक और भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, फ्री बॉडी डायग्राम आपसे साथ डील कर चुका हूं। तो सबसे पहले ब्लॉक ए का जरा फ्री बॉडी डायग्राम आप ले लीजिए। क्या करता है? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। नीचे कितना करेगा? इसके ऊपर सीधा सी लगेगा, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, और वह ग्रेविटी की फोर्स कितना हो जाएगा? 20 × 10। तो दिस 20 × 10 दैट इज 200 न्यूटन। और यहां से सपोर्ट से, ब्लॉक बी के सपोर्ट से एक रिएक्शन लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ए, Na लगेगा। नाउ दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्या दिया हुआ सवाल में? इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एफ नेट मस्ट बी जीरो। अब चूंकि ये वाई डायरेक्शन का केस है तो इसमें हम लोग लिखेंगे एफ नेट वाई डायरेक्शन जीरो। अगर एक्स में रहता तो एक्स भी जीरो, जेड रहता तो जेड भी जीरो, लेकिन फिलहाल वाई डायरेक्शन में है। इसको इसके लिए क्या हो जाएगा? अप जा रहा है तो पॉजिटिव ले लीजिए, Na पॉजिटिव, और ये डाउन जा रहा है तो इसे निगेटिव ले लीजिए, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द। क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या अगर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। तो दोनों को एक पॉजिटिव वे में एक निगेटिव वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो व्हाट इज द Na? दैट इज सो सिंपल, 200 न्यूटन। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 30 kg पर क्या लग रहा होगा फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? ब्लॉक बी का है। चलिए इस पर भी आ जाइए। आपके इसके पास देखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ में जब मैं पढ़ूंगा उस समय बताऊंगा कि एक्शन और रिएक्शन पेयर में लगते हैं। तो यहां पर कितना लग रहा था इसके ऊपर? आप देख सकते हैं Na इक्वल टू 200 न्यूटन। ये इसके ऊपर रिटर्न आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 200 न्यूटन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो आगे मैं डील करूंगा कि जितना इसके ऊपर लग रहा था उतना वो उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, और ये आइसोलेट हो गया, इसको हटा दीजिए। प्लस एक ग्रेविटी का फोर्स इसका कितना लग रहा है? 300 न्यूटन। 30 kg का मतलब 300। नाउ व्हाट इज दिस NB रिएक्शन? ये NB रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर भी क्या है? समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब है अप फोर्स इक्वल टू डाउन फोर्स। अप फोर्स कितना है? नॉर्मल रिएक्शन B, चूंकि ये पॉजिटिव है अप और ये दोनों निगेटिव है, 200 - 300 इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स को क्या होना है? जीरो।
सो व्हाट इज द एन बी इक्वल टू 500 न्यूटन। एकदम इजी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं, एक 40 kg है, एक 20 kg है, और इसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रखा गया है जो कि रफ भी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रफ ग्राउंड है, मतलब इसके पास सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ताकि इसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। क्या कह रहा है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में तनाव को निकालें, पहला बात है। चलिए ये तो ठीक हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग। दूसरा क्या कह सकता है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ब्लॉक ए, और तीसरा कह सकता है नॉर्मल रिएक्शन फॉर ब्लॉक ए। एक एक करके चेक करो। अब ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसको फ्री बॉडी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 kg इंटू 10, 200 न्यूटन आ जाएगा। और जैसा कि फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो इसको अलग कर देंगे और टेंशन को ऊपर शो कर देंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब कह रहा है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि रेस्ट में है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। यही तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे जाने वाले को निगेटिव ले लीजिए, और सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो। ये कहा सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो इक्वल टू टी इक्वल टू 200 न्यूटन। आपने देखा कि टी इक्वल टू 200 न्यूटन। अब अगर इसमें टेंशन सेम है और स्ट्रिंग लाइट है, स्ट्रिंग इज लाइट, रस्सी हल्का है एंड फ्रिक्शन लेस है, रस्सी फ्रिक्शन लेस है, उस स्टेज में टेंशन सब जगह बराबर आ जाएगा। तो इसको टेंशन टी है, यहां पर भी टेंशन का डायरेक्शन टी आ जाएगा, यहां पर भी टी आ जाएगा, और इस जगह पर भी टेंशन का टी आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जरा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को लीजिए तो क्या होगा, जब इसको टी फोर्स से, दैट इज टी का वैल्यू आ चुका है 200 से, जब दाहिना खींचेगा तो जरा सा इसको देखिए क्या स्टेज बनता है। इधर खींच रहा है कितना, आप देख सकते हैं 200 न्यूटन से, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेस्ट में है, दैट इज इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, ग्राउंड के कारण लगेगा दिस फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी 200 न्यूटन। ये निकल गया। अब पूछता है इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या है, जमीन पे इसका नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, मास है 40 kg, तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन, इसलिए सपोर्ट से कितना लगेगा, रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट ए मस्ट ऑल्सो बी 400 न्यूटन। क्यों 400 न्यूटन, चूंकि ये रेस्ट में है। वर्टिकली अगर डाउनवर्ड फोर्स न्यूटन लगेगा तो अपवर्ड फोर्स न्यूटन 400 लगेगा, तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और अपना इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस तरह से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस का बेस्ट एप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट, यस, एक नया क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए बच्चे लोग। मान लीजिए मैं दो ब्लॉक्स को वर्टिकली सस्पेंड करता हूं। नाउ इट इज वर्टिकली सस्पेंडेड। सपोज दिस इज 20 kg एंड दिस इज 30 kg। दो रस्सियां यहां पर है, एक ये है और एक ये है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। इसकी टेंशन को अगर हम T1 मान लें या रेदर TB मान लें, और इसके टेंशन को TA मान लें और इस स्ट्रिंग पर, तो आपको TB और TA का वैल्यू बताना। बट सिस्टम इज एट रेस्ट और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं है। इस विशेष परिस्थिति में आप एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए और बेहतरीन ढंग से आप इसको एनालाइज कर पाते हैं। सबसे पहले बी का ब्लॉक कीजिए, बी ब्लॉक के लिए कल मैंने आपको फ्री बॉडी बताया था अच्छी ढंग से, आप याद भी होगा। तो ये 30 × 10 m × g, दैट इज 300 न्यूटन बेस्ट। यहाँ पर से क्या करेगा, इसको तो सपोर्ट देते हुए ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है ना, तो जब नीचे में फोर्स लगेगा तो ऊपर में लगेगा। अब ये क्या कहता है, रेस्ट में है। रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। अब एफ नेट जीरो होने का मतलब ऊपर है टीवी, तो पॉजिटिव कर दीजिए इसे,
और नीचे में 300 नीचे जा रहा है, इसलिए निगेटिव करते हुए 0 कर दीजिए, तो टी वी इक्वल टू 300 न्यूटन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। नाउ कंसिडर द ब्लॉक ए, यहाँ पर आ जाइए। ब्लॉक ए भी इक्विलिब्रियम पर है, ऊपर फोर्स लगेगा इसका टेंशन ए के डायरेक्शन में, चूंकि ये ऊपर खींच के इसको बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। नीचे ये टेंशन इसका खुद ही लग रहा है, ये टीवी कितना लग रहा है 300 न्यूटन, ये टीवी इसका लग रहा है, यहाँ से लग रहा है नीचे खींच, और प्लस ग्रेविटी कितना लग रहा है इसका, ये आप देख सकते हैं इसका 20 है तो 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रहा है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एक बार फिर से ये रेस्ट पर है, तो क्या कहता है ऑल द नेट फोर्सेस मस्ट बी जीरो। तो इसके लॉजिक क्या हो जाएगा, टी ए ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, नीचे 200 है इसलिए निगेटिव है, नीचे 300 है इसलिए ये भी निगेटिव है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो टी ए इक्वल टू 500 न्यूटन। स्पष्ट हो गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सपोज इट इज 40 kg मास। ब्लॉक ए है 40 kg का, और दो रस्सियों से ये सपोर्ट ले रखा है, एक रस्सी 1 है और दूसरा रस्सी 2 है। क्या कहता है टेंशन इन 1, इस स्ट्रिंग पर टेंशन 1 मान लीजिए, ये भी बताइए, एंड टेंशन एट 2 उस स्ट्रिंग पर भी बताइए। चलिए हम लोग आते हैं, लेकिन ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक इज एट रेस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए है। आप इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हम यहाँ पर ले लें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और रेस्ट में हो गया, इजी में रेस्ट ही आप लोग समझते होंगे, मैं भी उसी लैंग्वेज में आ जाता हूँ। अब आइए इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आता हुआ। यहाँ 3 फोर्स आ जाएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में टेंशन खींच रहा है, ये जाने दीजिए इस फोर्स को, इसकी एंगल को नोट कीजिए 53 डिग्री, और ये टेंशन का नाम T2 दे दीजिए, लेट अस सपोज इट इज T2। बेहतरीन है। इस ब्लॉक का 40 kg है, नीचे की ओर वैल्यू कितना लगेगा अंडर ग्रेविटी 40 इंटू 10 400 न्यूटन ग्रेविटी फोर्स, और एक ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग भी लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग T1 लग रहा है। अब इसमें क्या दिया हुआ बच्चे लोग, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पर 2 का 0 होना पड़ेगा, एक x का भी 0 लेना पड़ेगा और एक y का भी 0 लेना पड़ेगा। चलिए मैं बेहतरीन ढंग से बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, इस फोर्स को जो इंक्लाइन फोर्स है ना उसे रिजॉल्व कर लीजिए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको इस दिशा में लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा T2 साइन 53 डिग्री, और अगर इसका हॉरिजॉन्टल वे में रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T2 एंड cos 53 डिग्री। बेहतरीन हो गया। चलो अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन एफ वाई मस्ट बी 0 एज वेल एज समेशन एफ एक्स 0, और जेड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, चूंकि ये जो प्लेन है ना ये 2 डायमेंशनल प्लेन पर है, 2 डायमेंशन, तो कोई भी 2 डायमेंशन मान लीजिए, लेट अस सपोज एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड, वाई एंड जेड, 2 लेना है ले लीजिए, लेकिन ये 2 डायरेक्शन, बट अंडर ग्रेविटी भी है, तभी तो ये 400 न्यूटन लग रहा है। अब आइए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना पड़ेगा, ये अप डायरेक्शन में है, अप को लेंगे T2, और साइन 53 का मतलब 4/5, ये पॉजिटिव हो गया, और ये डाउन जा रहा है 400 न्यूटन हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसलिए T2 इक्वल टू 400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 500 न्यूटन। अब आराम से देखिएगा कि T2 फोर्स आ गया। नाउ कैन वी फाइंड T1, व्हाई नॉट, समेशन x डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स का 0 होगा, उस साइड जा रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज T2 cos ऑफ 53 डिग्री, दाहिने तरफ जा रहा है, और ये बाएं तरफ आ रहा है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, T1 मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज T1, T1 इक्वल टू T2 एंड देयर आफ्टर cos ऑफ 53 डिग्री। T2 आपके पास इजीली आ चुका है 500 न्यूटन, एंड cos 53 3/5, दिस इज सिंपल 300 न्यूटन, एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आपने देखा कि बहुत आसानी से एनालाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो देयर इज ए नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और दूसरे शब्दों में इफ देयर इज ए नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट द सिस्टम विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। चलिए दूसरा देखते हैं। मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स देता हूं और कहता हूं द सिस्टम इज एट रेस्ट,
जैसे ही रेस्ट किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कि भैया कोई अगर सिस्टम रेस्ट में है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। चलिए मैं सभी ब्लॉक को करता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी। सबसे पहले नीचे वाले ब्लॉक से स्टार्ट कीजिए और फ्री बॉडी डायग्राम में आप चले जाइए। देखिए आपने फ्री बॉडी में किया, ये क्या है, नीचे से एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, mg है, और ऊपर इसको एक खींच रहा है। इसका नाम आप T1 दे दीजिए, इसका नाम T2 दे दीजिए, इसका नाम T3 दे दीजिए, इसका नाम T4 दे दीजिए। आपको सभी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये फिलहाल T1 हो गया। और ये क्या है, नेट फोर्स जीरो है, F नेट इक्वल टू जीरो, तो अप फोर्स इक्वल टू डाउन फोर्स, T1 इक्वल टू 100 न्यूटन। आपका काम खत्म। ठीक है, गुड। चलिए बी पर आते हैं। बी की फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए। ये देखिए बी की फ्री बॉडी डायग्राम। बी इसकी क्या करता है, नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, 20 kg है तो 200 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, जैसा कि एरो दिया हुआ। ये इसको खींच रहा है। ये टेंशन कितना है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पर एक और भी फोर्स खींचेगा इसको 100 न्यूटन से। यही रस्सी इसको खींच रहा है 100। अब ये वाला इसको ऊपर बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस फोर्स का नाम अकॉर्डिंग टू द T2 मैंने ले रखा है, T2 हो गया। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर। दिस इज एट रेस्ट है। अरे रेस्ट है तो सिंपल बात है, नेट फोर्स जीरो, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लो ना और नीचे वाले को निगेटिव ले लो। तो ये 200 माइनस 100 इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स देयरफॉर व्हाट इज T2, 300 न्यूटन। ये भी खत्म हो गया। अब तो दो तो निकल गया। अब इस पर बात करिए। आइए उसकी ब्लॉक 40 kg का इक्विलिब्रियम में ले लीजिए। देखिए मैंने ये 40 kg लिया। नीचे क्या लग रहा होगा, सिंपल बात है, 400 न्यूटन ग्रेविटी फोर्स लग गया। ये रस्सी खींच रहा है T2 इसको नीचे, और कितना से खींच रहा है, 300 न्यूटन। ये 300 न्यूटन, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वाला उसको इधर खींच रहा है, ये T2 है। ठीक बात है। इसकी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस साइड चला जाएगा, एक उस साइड चला जाएगा। इस T2 का अगर हम लोग 53 से बात करें तो लेटेस्ट इसको हम लोग कोई भी इंक्लाइन रहे ना, उसको उसी समय वहीं पर रिजॉल्व कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये वाला क्या हो गया, T2, और देखिए एंगल cos 53 हो गया यहाँ पर। और ये वाला क्या हो जाएगा, T2 sin 53 डिग्री। इसका मतलब हो गया दो ये निकाल लिए और एक इस साइड लग रहा है, और इसका वैल्यू है T3। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अप फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउन फोर्स, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जाना जीरो है। इसमें ऊपर की ओर कितना लग रहा है, T2 sin 53। पॉजिटिव में लिखिए, T2 sin 53 डिग्री इक्वल टू 4/5। दिस इज ए पॉजिटिव। ठीक है। नीचे दो ठो लग रहा है, कितना, 400 और 300, दैट इज 700, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसलिए T2 कितना हो जाएगा, 700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। इसको सोल्यूशन कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि भाई मैं किसको लिया, अप एंड डाउन, वो तो बैलेंस हो गया। क्या हमने हॉरिजॉन्टल को बैलेंस किया, अभी तक नहीं किया है। तो जरा इसको भी बैलेंस कीजिए कि देयर इज ए नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो। किसके लिए, इस 40 kg ब्लॉक के लिए, 40 kg के लिए। चलिए क्या हो जाएगा, उधर से आ जाइए, T2 cos 53 डिग्री बेहतरीन है। किसके बराबर हो जाएगा, ये उस साइड है तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको एक लेफ्ट साइड खींच रहा है तो T3 हो गया, और ये दोनों मिला के जीरो हो गया। सो व्हाट इज T3, सिंपल। T2 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, 700 इंटू 5/4 इंटू cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 3/5। ये दोनों कट गया, दैट इज 21/4, 2100/4 न्यूटन। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने क्या देखा कि न्यूटन्स लॉ बहुत ज़बरदस्त तरीका है, फर्स्ट लॉ पर्टिकुलरली, जब व्हेन सिस्टम इज एट रेस्ट। और उस भी विशेष केस में कि कोई भी टॉर्क भी नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं अभी टॉर्क की डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं रोटेशंस पर आपसे डील करूँगा तब बताऊँगा कि सिर्फ हम रेस्ट कह देने का मतलब स्टैटिक रेस्ट होता है, और स्टैटिक रेस्ट का मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, लीनियर भी नहीं होना चाहिए और एंगुलर भी नहीं मोशन होना चाहिए, रोटेशनल का इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर टॉर्क भी जीरो होता है। ऐसा इस क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूरे प्रोसेस में क्या लेते हैं कि नो नेट टॉर्क इज एक्टिंग। नेक्स्ट लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज ए पॉइंट मास, और इस पर एक फोर्स इधर लग रहे हैं, एक फोर्स लेट अस सपोज मैं इस साइड देता हूँ
और एक फोर्स इस साइड देता हूँ, 3 फोर्स लग रहा है। सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इसकी वैल्यू बता सकता हूँ कि दिस इज F3 एंड इट इज 100 न्यूटन। साथ साथ मैं आपको ये एंगल भी बता सकता हूँ। लेट अस सपोज इट इज 53 डिग्री। कैन यू फाइंड F1 एंड F2? सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब इक्विलिब्रियम है। आसान सी बात है। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल एनालिसिस होगा, चूंकि कुछ फोर्स के डायरेक्शन x में है, कुछ y में भी है, और जो इंक्लाइन है उसको x और y में रिजॉल्व करके ही हम कोई काम करेंगे। चलिए सबसे पहले रिजॉल्व कर लीजिए। जो इंक्लाइन है इस दिशा में कितना हो जाएगा? वेक्टर में मैं पढ़ाया था 100 cos 53 डिग्री। वेरी सिंपल। इसकी वैल्यू को नोट कर लीजिए, 100 cos 53 3/5, दैट इज 60 न्यूटन। इसकी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? ऊपर की दिशा में ये वाला वैल्यू, दिस इज F3 साइन 53 डिग्री। F3 100 है, साइन 53 4/5 है, दिस इज 80 न्यूटन। दोनों स्पष्ट हो गए आपके पास। अब बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक का। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आ जाइए, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन मस्ट बी 0, चूंकि इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है 60 न्यूटन उस साइड जा रहा है तो 60 पॉजिटिव हो गया, ये पीछे की ओर जा रहा है, F2 निगेटिव हो गया और ये 0 हो गया। सो इमीडिएटली यू गेट F2 इक्वल टू 60 न्यूटन। काम खत्म। चलिए अब ऊपर के दिशा में भी इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन इज 0। यहाँ पर भी 0 है। ऊपर वाले का क्या वैल्यू और नीचे वाले का क्या वैल्यू? ऊपर पॉजिटिव होगा, दैट इज प्लस 80 न्यूटन। ये फोर्स का डायरेक्शन नीचे है इसलिए वो माइनस होगा एंड इक्वल टू 0। सो F1 इक्वल टू 80 न्यूटन एंड दिस वे द प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेट अस सपोज देयर इज ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस and this inclination is given 37 degree. Okay, the block has a mass 20 kg. अब आपसे पूछता है कि what is the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स कितने हैं? दूसरा पूछता है नॉर्मल रिएक्शन कितने हैं? नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली है कि इंक्लाइन से ब्लॉक पर लगना है। ये आपका रफ सरफेस एंड दिस इज द सफिशिएंट रफनेस है, नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। और ये पूरे प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अरे भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब चर्चा बार बार आ रहा है ना कि ये स्टैटिक कंडीशन है, दैट इज ए रेस्ट कंडीशन। चलो कैसे एनालाइज करेंगे भाई? सबसे पहले आप ग्रेविटी को टारगेट करो। ग्रेविटी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है ना। कितना लगेगा? 20 × 10, दैट इज 200 न्यूटन। टारगेट कर लिया। अब इस 200 के 2 कंपोनेंट लगेंगे, एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन के पैरेलल, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे वो mg sin थीटा आते हैं। आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हमने एनालाइज कर दिया है और ये mg cos थीटा आते हैं। ये 2 फोर्स हो गए। मतलब क्या हो गया कि मैंने इस फोर्स को टारगेट किया और रिजॉल्व कर दिया इसको 2 डिफरेंट डायरेक्शन में। ये फोर्स कैंसिल हो गया, इसको मैंने 2 फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा। जाहिर बात है कि ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके मतलब हो गया कि देयर इज येट अनदर फोर्स। और वह फोर्स किधर लग रहा होगा? ये फोर्स को देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। ये ब्लॉक हो गए बच्चे लोग। इस ब्लॉक में क्या हो गया? एक लग रहा है mg sin थीटा इधर, बेहतरीन है। एक इंक्लाइन डाउन दबा रहा है, इससे कितना है? mg cos थीटा, ये भी बेहतरीन है। अब अगर ये इस दिशा में नहीं कहीं जा रहा है, चूंकि ये रेस्ट में है 37, तो ऑब्वियसली एक फोर्स आपको रिएक्शन यहां से भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और एक फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगा ताकि इसको नीचे गिरने देगा। अब आप इस डायरेक्शन में लीजिए, मतलब हम इस डायरेक्शन को अब y ले रहे हैं और इंक्लाइन डायरेक्शन को x ले रहे हैं। चलिए mg sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले इसको बैलेंस कीजिए। वो ऊपर जा रहा है उस साइड, ये पॉजिटिव ले लीजिए। ये नीचे जा रहा है, इसको डाउनवर्ड को निगेटिव ले लीजिए। और नेट फोर्स क्या हो गया? 0।
चलिए बेहतरीन, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, एम वैल्यू दिया हुआ 20 kg, जी ऑब्वियसली 10, और यहां पर साइन 37 दैट इज 3/5, ये दोनों वैल्यू कटेगा 120 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 120 न्यूटन, और ये इस साइड लग रहा है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर n माइनस mg cos थीटा एंड दैट 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए n, mg cos थीटा। नाउ m का वैल्यू ऑलरेडी 20 है, g 10 है, एंड cos थीटा 4/5 37 के लिए यहां पर कुछ वैल्यू कटता हुआ 160 न्यूटन, एंड दिस वे योर आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, फॉलो अप कीजिए। मैं दो ब्लॉक दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज अ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। दिस इज 20 kg and this is 10 kg. It is pressed by a force and let us suppose it is a 200 न्यूटन। मैं इसे दबा के रखा और ये इसकी रफ सरफेस। रफ का मतलब है कि इसे नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसे बचाने की कोशिश करेगा, और ये सरफेस भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये भी रफ। समझ में आ गया। और सिस्टम क्या है बच्चे लोग, इक्विलिब्रियम में है। अब बात क्या करता है, आगे अपनी ये चर्चा करेगा कि भाई हमको ये बताइए कि इसमें रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स का कितना लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स दोनों जगह पर, बी ब्लॉक पर भी एंड ए ब्लॉक पर भी, एंड रिएक्शन भी निकालिए। दो चीज निकालना है, और रिएक्शन भी निकालिए इफ एनी। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर। सबसे पहले आप बी को टारगेट कीजिए फ्री बॉडी में, लगाइए इस पर कितना फोर्स लग सकता है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड 200 न्यूटन। चलिए अच्छी बात है। और कौन सा लगेगा, 100 kg का है, 10 kg है तो 100 न्यूटन डाउनवर्ड, दैट इज 100 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, ये भी समझ आ गया। अब क्या करेगा भाई, मैं ब्लॉक से बी की बात कर रहा हूं तो इस पर एक, जब ये ब्लॉक है और ये इक्विलिब्रियम पर है तो एक इधर से फोर्स जरूर लगेगा ना, तभी तो इसको कैंसिल कर पाएंगे। यस लगेगा, मान गए। अब ये नीचे अगर 100 न्यूटन लग रहा है और इसको बैलेंस करना है तो इसी वाला फ्रिक्शन किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, है ना। ये तो बात आप समझ रहे होंगे कि दिस इज एफ, लेट अस सपोज 1। ये अब बैलेंस में है। चलिए अब बताइए क्या होगा। बैलेंस में है तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ फोर्स एक्स मस्ट बी 0। इसका यूज कर लीजिए। तो क्या करेंगे, एन राइट साइड है तो ये प्लस मारिए, इससे ये पीछे है माइनस ले लीजिए, और ये दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसलिए विदाउट एनी डाउट रिएक्शंस एट बी ले लेते हैं इसे, एन बी एन बी एन बी, दिस इज 200 न्यूटन। बहुत आराम से बन गया। अरे दूसरी क्या बात है कि वर्टिकली डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऊपर जाने वाला क्या है, समेशन एफ वाई भी 0 होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन 0। ऊपर प्लस है, ये ऑफकोर्स F1 आ जाएगा, नीचे 100 न्यूटन है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स आ गया आपके पास 100 न्यूटन, एंड दैट टू अप डायरेक्शन। अब ब्लॉक बी की एक ही बात कीजिए, आसानी से समझिए, बहुत अच्छा है। फ्री बॉडी डायग्राम भी आप समझ रहे हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दोबारा आप देखिए। चलिए अब ब्लॉक ए पर आ जाए। सबसे पहले ए का ग्रेविटी तो लगेगा ही, 20 kg है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 200 न्यूटन। इसको कोई नहीं जाने रोक सकता है, 200 लगेगा। अब यहां पर देखिए एन बी उसको उस साइड पुश कर रहा था, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन के पेयर हो जाएंगे। ये एन बी इसको इधर भी दबाएगा, और ये ग्राउंड है, सपोर्ट है, तो एक इधर से भी इसको मौका मिलेगा। लेट अस सपोज इट इज एन ए, यहां तक आ गया। और क्या करेगा, ये वाला फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा था, उसी का काउंटर पार्ट फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये उस कॉन्टैक्ट पर इधर है, इस पर। और दूसरी बात ये है कि कुल मिला के इसकी टेंडेंसी नीचे जाने का है, इसलिए इस ब्लॉक से दीवार के तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, F2, और ये हम नहीं जानते हैं, इसे निकालना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज एन बी। एन बी तो मेरे पास 200 है, मैं यहाँ पर सावधानी पूर्वक लिख दिया। अब हम अच्छी तरह जानते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों को इक्वेट करके नेट फोर्स को 0 आना है। अगर हम ऐसा माने कि समेशन x 0 आएगा, किसके लिए, फॉर ए के लिए, फॉर ए के लिए, इस ब्लॉक के लिए। चलिए क्या देख सकते हैं, दो ही तो फोर्स लग रहा है, एक दाहिना एक बायां। इसका मतलब हो गया Na पॉजिटिव
200 नेगेटिव एंड दैट इज ए जीरो, सो नॉर्मल रिएक्शन एट ए 200 न्यूटन, ये ओवर हो गया। अब क्या करें भैया, हमको F2 निकालना है। तो देखो ना ध्यान से, दो फोर्स नीचे लग रहा है ना, 200 न्यूटन और F1। F1 कितना है, दिस इज ऑल्सो 100 न्यूटन, सो F2 कितना हो जाएगा, सिंपल, F2 ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो नीचे है निगेटिव, और F1 भी निगेटिव है 100 न्यूटन के साथ, इसलिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 न्यूटन। तो यहाँ तक भी आप समझ रहे होंगे, इजीली बन सकता है इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको एक स्फेरिकल बॉल लेता हूँ और उसे दो इंक्लाइंड सरफेस के बीच में फंसा देता हूँ, एंड लेट अस कंसीडर इट इज ऑल स्मूथ, यहाँ पर कोई भी रफ की टेंडेंसी नहीं है, एंड दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये प्रश्न क्या बन रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये 20 kg का स्फीयर है, ओके, तो इसकी ये सेंटर होगी और ये सेंटर से नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, ये आपने देखा। आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट, फाइंड रिएक्शन एट इंक्लाइंड सपोर्ट, ये पूछ रहा है। इसमें आपके पास दो एंगल दिया हुआ है और नेट फोर्स ग्रेविटी का दिया हुआ है 20 kg हो गया। आप आ जाइए। सबसे पहली बात यह है कि ये इससे पास कैसे करेगा, मैं आपको स्पष्ट करके दिखा दूं कि भाई यहां से एक रिएक्शन जाएगा जो इससे पास कर जाएगा। इस पॉइंट को अगर ए मान लें तो ये Na रिएक्शन हो जाएगा, और यहां से भी एक रिएक्शन पास करेगा और ये ऐसे करके चला जाएगा। लेट अस सपोज इट इज ए बी पॉइंट, ये NB पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, Na का डायरेक्शन क्या होगा, तब इसको पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। अब आप देख सकते हैं दिस इज 53, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। उसी तरह से ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं बारी एनालाइज करने की। तो एनालाइज करने में क्या करा जाए कि वो भाई बॉल है ना स्फेरिकल, उसको आप एक बार फिर से कर लीजिए, अलग कर लीजिए और उस पर लगाइए ग्रेविटी फोर्स को, और इसकी वैल्यू लिखिए 200 न्यूटन। ठीक बात है। यहाँ से एक फोर्स ऐसे करके जा रहा था जो आपने रिएक्शन का देखा था, इस फोर्स का नाम Na दिए थे, और यहाँ से एक फोर्स और भी जा रहा था जो यहाँ पर से लिया गया था, और इस फोर्स का नाम हमने NB दिए थे। यही दो को टारगेट करके निकालना है, लेकिन ये वाला एंगल आपके पास 37 है, दिस इज एट 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है यहाँ से ले लिया जाए 53 डिग्री है। अब इसके बेसिस पर एनालाइज करना है। मैं बहुत आसानी से इसे आपको समझा देता हूँ कि भाई आप एक काम करो, पैरेलल ड्रॉ कर दो इसकी हॉरिजॉन्टल से। ये 37 है, ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये 53 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। आप समझ गए। अब बाकी बचा हुआ काम एकदम से आसान हो जाएगा। इसको रिजॉल्व कर लीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। पहला इसको कीजिए, क्या हो जाएगा NB cos 53 डिग्री, कितना आसान है। और ये वाला कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा NB sin 53 डिग्री। आइए ये वाला कंपोनेंट का इस साइड कितना चला जाएगा NA cos 37 डिग्री, और इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और आ जाएगा इसका NA sin 37 डिग्री। ओके, अब आपके पास बहुत आसान सी बात हो गया। ये और ये फोर्स, नेट फोर्स का इफेक्ट को जीरो होना है, क्योंकि सिस्टम क्या था इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में था। इसका मतलब क्या हो गया Na cos 37 डिग्री, अगर ये पॉजिटिव लेंगे, ये पीछे है, तो NB cos 53 डिग्री हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। Na तो नहीं जानते हैं, cos 37 हम जानते हैं, दिस इज 4/5, ओके, माइनस NB नहीं जानते हैं, cos 53 डिग्री 3/5। इसका मतलब है ये जीरो हो गया, ये 5 और ये 5 कटेगा, सिंपल सी मतलब है 4Na इक्वल टू 3NB, एंड दिस इज पुट इट इक्वेशन 1। आ गया, बहुत आसानी से आ गया। अब क्या करें, है ना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन ए वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। इसमें हमने क्या लिया था, सम ऑफ x का जीरो लिया था। अब आप सम ऑफ y जीरो लीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग,
एन बी साइन 53 डिग्री प्लस एन ए साइन 37 डिग्री। अरे भाई ये किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाला के बराबर, क्योंकि 200 न्यूटन। सिंप्लीफाई करना है, एन बी रहने देंगे साइन 53 4/5, एन ए को रहने देंगे साइन 37 3/5 एंड दिस इज 200। इसका मतलब 4NB प्लस 3NA इक्वल टू 200 इंटू 5। बहुत आसानी से आ गया। अब यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं NA की वैल्यू या NB की वैल्यूज को पुट करेंगे। 4 NB की वैल्यूज को पुट कर दें तो 4/3 NA, 4/3 NA प्लस 3NA इक्वल टू 200 इंटू 5। अभी मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, कैंसिल हो सकता है। एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, उस साइड 3 चला जाएगा, तो 16 प्लस 9 25। 25 NA इक्वल टू 200 इंटू 5 इंटू 3, ये पास आता हुआ। यहाँ से हमारे पास कटेगा 8 मध्य में, इसलिए NA का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 न्यूटन। आप देखिए बड़े आसानी से आ गया आपने। अरे भाई जब NA आ गया तो NB कहाँ बच के जाएगा? व्हाट इज ए NB वैल्यू? 4NA/3। इससे ये कटेगा 160 न्यूटन। और आप इस तरह से देखते हैं कि आपकी ये वैल्यू सपोर्ट रिएक्शंस आ जाता है। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉज का एप्लीकेशंस हम लोग कहाँ पर करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर करेंगे। ये बात तो समझ में आ गया। एक और जरा सा डायनेमिक का मैं समझा दूं आपको। अब देखिए एक कार है, बड़ा बढ़िया से समझिएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर मैं आपको बता रहा हूं। नाउ दिस कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप ये क्या देखते हैं? दिस v इज ए कांस्टेंट। तो जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि अरे भाई कोई भी वस्तु अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपका पूछ रहा है कि ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक फोर्स भी लगा रहा है गाड़ी में। वो कितना लगा रहा है? 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतना पावर से खींच रहा है। अब कैसे होगा? ये क्या बात बोल दिया? कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये फोर्स भी लग रहा है। ये हरगिज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अरे भाई जब फोर्स लगेगा तो ये कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहाँ चला जाएगा? वो तो कहता है नेट फोर्स मस्ट बी 0 अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब क्या करेगा? एक इसी गाड़ी पर पीछे का भी फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और वह कितना होगा? 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसलिए एफ एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया? 0। अब तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। कहिएगा गाड़ी का वजन है, सो वो भी देख लीजिए ना, नीचे कितना वजन लगेगा। सपोज कीजिए ये 200 kg का है तो 200 इंटू 0 इतना न्यूटन नीचे लगेगा। और व्हील से जो रिएक्शंस आ जाएगा, ये रिएक्शंस फ्रॉम व्हील जो आएगा वो भी कितना आ जाएगा? 2000 न्यूटन। ताकि नेट फोर्स इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। क्या कहने का मतलब हो गया कि गाड़ी अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, ये कौन सा इक्विलिब्रियम था? डायनामिक इक्विलिब्रियम था। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में था इसका मतलब मोशन था, लेकिन वो मोशन कांस्टेंट था और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए गाड़ी पर अगर फोर्स लग रहा था 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन तो पीछे जरूर लगेगा 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। उसी तरह से ग्रेविटी का फोर्स अगर 2000 न्यूटन लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू अप भी 2000 न्यूटन लगेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चलिए आपने, मैं समझता हूँ कि इस पूरे लेक्चर में आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपके साथ आता हूँ पूरे डिटेल से समझाता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। तब तक के लिए आप रेस्ट में हैं, रिवाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।